हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास पर, और भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग अगर बात करें तो पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत देख रहे हैं। इस वीडियो की खास बात यह है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, इन लेक्चर्स को लेते हैं, तो गांधी एरा की मॉडर्न हिस्ट्री भी आप देखेंगे कि संवैधानिक विकास के क्रम में जो गांधी एरा शुरू होता है, उस गांधी एरा के दौरान किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट और भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रियाएं जो साथ साथ चल रही थी। हालांकि गांधी एरा के पहले से भी आप देखेंगे क्या है कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में अगर आप देखना चाहते हैं तो इन चीजों को आप मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी एरा के साथ साथ आप वो भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि नियर अबाउट आपको हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट भी आपको साथ साथ पढ़ने को मिल रहा है। तो बात करते हैं आप, हमने कल शिमला सम्मेलन की बात की थी, बाबेल प्लान की बात की थी, और इसी के साथ आप देखेंगे फिर शिमला सम्मेलन हुआ था। तो शिमला सम्मेलन के साथ साथ हमने देखा था कि क्यों असफल हो गया था, कैसे एक रंगमंच पे नाटक खेला गया था, भारत में सांप्रदायिकता को बल्कि कम करने की बजाय और उभारने की जो सरकार की योजना थी वो सफल होने के कगार पर दिखने लगी थी। क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे पर्दे के पीछे क्या है, मुस्लिम लीग को समानता के आधार पर सभी प्रतिनिधियों को दिया गया, और कांग्रेस मुस्लिम लीग ने मांग रखी थी, जो बाबेल प्लान में अगर बात करें कि मुस्लिम प्रतिनिधि सिर्फ मुस्लिम लीग से रहेंगे, ना कि कांग्रेस या अन्य पार्टियों से। तो कहीं ना कहीं इन शर्तों के साथ साथ आप देखेंगे, बाद में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग से असंतुष्ट कहीं ना कहीं बाबेल भी दिखे, लॉर्ड बाबेल उसमें आ चुके थे। आप देखेंगे चर्चिल की जगह इटली की सरकार आप देखेंगे ब्रिटेन में स्थापित हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे इस क्रम में कि अब चर्चिल तो चले गए, ठीक है, अब आएंगे इटली। अब इटली ने इसी क्रम में भारत में आप देखेंगे स्वतंत्रता, इस जो है भारत को स्वतंत्र करने के संदर्भ में या जो है स्वशासन के संदर्भ में अगला कदम आपको दिखाई पड़ेगा कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन मई 2016 में आया था। आप वो 2016 कह रहे हैं, 16 मई 2002, तो मई 1946 में आया था। ये डेट आपसे पूछी जाती है, इस क्रम में हमको दिखाई पड़ गई तो हमने आपको दे दी, देख सकते हैं इस क्रम में। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि अब कैबिनेट मिशन के तहत भारत में कौन कौन सी जो परिस्थितियां थी उस समय के संदर्भ में देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। हम सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है। इंग्लैंड ने जो पहले आश्वासन दे रखा था, अगर बात करें कि युद्ध में विजयी होने के बाद वह भारत को स्वशासन का अधिकार देगा, ऐसी बात किसने की थी? ये बात की थी चर्चिल ने। और चर्चिल अपनी बातों से बदलने के लिए बहुत फेमस रहे थे कि चर्चिल बार बार देखेंगे भारत में क्या था, भारत को स्वशासन देने के क्रम में ये बात कही थी, भारत के लोगों का या भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए। अगर यही बात हम कहते हैं कि यहाँ पे इटली की लेबर दल की सरकार की बजाय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आई होती तो हो सकता है कि ये प्लान फिर से चर्चिल बदल दिए होते। अगर बात करें तो इस क्रम में देखेंगे तो अगला पॉइंट देखेंगे इस क्रम में तो दिखाई पड़ेगा आपको कि युद्ध के फलस्वरूप हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार की स्थिति स्वयं दयनीय हो चुकी थी। और ब्रिटिश सरकार की दयनीय नहीं थी, मित्र राष्ट्र जितने भी थे, मित्र राष्ट्र हो चाहे धुरी राष्ट्र हो, आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति नागासाकी, जापान के 2 शहरों पर जो परमाणु बम गिराए जाते हैं, इसी के साथ आप देखेंगे इसके बाद जापान का आत्मसमर्पण और धीरे धीरे धुरी राष्ट्रों का भी जो है आत्मसमर्पण होता है और वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है धीरे धीरे। तो इस क्रम में देखेंगे कि युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की स्थिति दयनीय हो गई थी। और इस दौरान द्वितीय विश्व के दौरान भारत पे आप देखेंगे अपनी बहुत सारी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारी आर्थिक नीतियों के बहुत सारे राजस्व का प्रावधान आप देखेंगे, नए नए दंड या जिसे कहते हैं नए नए टैक्सेस लगाए गए थे, वसूली की गई थी। ये सभी चीजें आप मॉडर्न हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो स्वयं दयनीय हो गई थी और अब भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया था। 2 कारण थे, एक तो ब्रिटिश सरकार की स्वयं की आप स्थिति देखेंगे कैसी थी, दयनीय हो चुकी थी। दूसरी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे भारत विश्व के नक्शे पर आ चुका था। भारत की विश्व की जो महाशक्तियां थी वो अब क्या करने लगी थी,
वो अब ब्रिटेन पर दबाव भी बनाने लगी थीं। और 1946 की बात है, आप जानते हैं कि इससे पहले यूएनओ का फॉर्मेशन हो चुका था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म, आप देख सकते हैं कि यूएनओ में भारत का समर्थन भी आप देख सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप इसे देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहीं ना कहीं भारत विश्व के नक्शे पर अपना पहचान बना चुका था। भारत के राष्ट्रवादी नेता अपनी पहचान बना चुके थे। आगे हम बात करेंगे इस क्रम में, तो देखेंगे कि पुलिस सेना, अब इसमें क्या था कि पुलिस सेना कर्मचारी श्रमिकों का विद्रोह हो रहा था। अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना इंग्लैंड के लिए असंभव होता जा रहा था। अभी भी आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। इसी बीच आप देखेंगे एक जो है नौसैनिक विद्रोह होता है। भारत में जगह जगह आपसे लिखे हुए हैं कि पुलिस सेना कर्मचारी श्रमिकों का, जगह जगह आप देखेंगे क्या हो रहा था, विद्रोह कर रहे थे ये लोग। और इस क्रम में आप देखेंगे क्या, सेना के, अगर नौसेना की बात करेंगे तो एक लाल किले पर मुकदमा चला था, आप उसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिस सेना और कर्मचारी श्रमिकों का विद्रोह हो रहा था, जो अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को जो क्या है सुरक्षित रखने के लिए इंग्लैंड को असंभव होता जा रहा था। ऐसी स्थितियां हो चुकी थी। भारत की अगर बात करें, भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए क्या किया, ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल मार्च 1946 को कहां भेजा, भारत भेजा। और इनके सदस्यों की बात करें तो अगर हम ब्रिटेन में 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, इटली ने भारत में 3 सदस्यीय जो स्त्री शिष्टमंडल भारत भेजने की जो घोषणा की थी, आप उनमें उनके 3 सदस्यों के नाम बताते हैं। क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इस शिष्टमंडल में जिसे कहेंगे तो जिसे कैबिनेट मिशन के संदर्भ में 3 सदस्य थे, कौन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, भारत सचिव थे उस समय। और ये भारत सचिव पद भारत की स्वतंत्रता अधिनियम में समाप्त किया गया था। 1947 का जब अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो ये पद समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ साथ अभी लेकिन है, क्योंकि हम लोग 1946 में हैं, याद रखिएगा। दूसरा है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, और क्रिप्स मिशन भी आप पढ़ चुके होंगे, यही क्रिप्स मिशन के संदर्भ में देख सकते हैं। तथा एबी अलेक्जेंडर जो एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे उस समय। अगर बात करें तो इस क्रम में 3 सदस्यों के नाम, और ये तीनों सदस्य आपसे पूछे जाते हैं कि वो 3 सदस्य कौन थे। अगर आगे बात करें इस क्रम में तो ये भी देखेंगे कि मिशन की जो विशिष्ट अधिकारों की बात होगी कि ये मिशन किस विशेष उद्देश्य के लिए भारत आया था, दिए गए थे। कुछ विशिष्ट अधिकार भी इन्हें दिए गए थे काम करने के लिए। इसका कार्य था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए। ठीक है, और ये पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था ब्रिटिश सरकार का, अगर ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जाए तो आप कहेंगे कि इस कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए ऐसी संभावनाओं की तलाश करना। और 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की इसके लिए क्या हुई, अब पहले ये तलाश किया, फिर इन्होंने क्या किया, 6 दिसंबर को संविधान की जो है रचना हुई। अगर बात करें इस क्रम में आगे, अगर हम इस क्रम में देखें तो ये भी देखेंगे कि प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड बॉवेल, ठीक है, एक लॉर्ड बॉवेल के संदर्भ में सुना होगा, वही बॉवेल हैं जो शिमला सम्मेलन के समय हुआ था, यही वो लॉर्ड बॉवेल हैं। अभी भी भारत के वायसराय हैं, ये याद रखिएगा, इस समय ये भारत के वायसराय हैं, इसे याद रखेंगे। तो लॉर्ड बॉवेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। और इसे समय, क्योंकि ये भारत के उस समय वायसराय थे, 3 प्रतिनिधि भारत आते हैं और लॉर्ड बॉवेल से मुलाकात करके एक योजना का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना। अगर हम आगे बात करें इस क्रम में तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। तो पूर्ण स्वराज की बात हो रही है अब, ठीक है। इसने भारत के लिए क्या किया, एक नया संविधान और एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा। अस्थायी इसलिए कि जब तक भारत का स्वयं का अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तो आप देखेंगे क्या है कि एक अस्थायी सरकार के माध्यम से भारत की जो स्वशासन व्यवस्था है या शासन व्यवस्था है वो चलती रहे। आगे बात करें इस क्रम में तो ये भी देखेंगे
कि महात्मा गांधी का रोल अब क्या है यहां पे, ये भी देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी उस समय तत्काल परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख है। आप देखेंगे महात्मा गांधी ने ऐसा लिखा है कि तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख है। अगर ब्रिटिश सरकार ऐसा करती है तो यह सबसे बढ़िया। अभी तक आप देखेंगे इस तरीके की प्रशंसा पहली बार ब्रिटिश सरकार की गई है। इससे पहले ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कोई प्रशंसा बहुत कम बड़े नेता या राष्ट्रवादी नेताओं की बात करें उन्होंने नहीं खुलकर की। पहली बार आप देख सकते हैं कि क्या है, महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में जो सत्ता हस्तांतरण है शांतिपूर्ण तरीके से, उसकी सर्वोत्तम प्रलेख बोला और इसके संदर्भ में बोला गया। लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें केंद्र सरकार को काफी दुर्बल रखा गया था और प्रांतों को अपना निजी संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था। आप देखेंगे इस संदर्भ में कैबिनेट मिशन आई, इसने योजना रखी। इस योजना के संदर्भ में ये कहा गया, दोष है ये इसका करें कि केंद्र सरकार को क्या किया जाएगा, काफी दुर्बल रख दिया गया, प्रांतों को अपना निजी संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन आपसे पीटी में कभी पूछा जाए क्योंकि यह क्या है, वर्तमान का जो संविधान है ये इस पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट है। इस समय जो भारत का संविधान है, अगर आप उस संविधान का अध्ययन करते हैं तो देखेंगे कि भारत में केंद्र को मजबूत रखा गया है और राज्यों को काफी हद तक दुर्बल रखा गया या कमजोर किया गया है। या बात करेंगे कि राज्यों को केंद्र पर निर्भर रहना रखा गया है। अगर इसे देखेंगे भारत की बहुत सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन्हें देख सकते हैं। हालांकि दोनों जगह आप देखेंगे जो है फेडरल सिस्टम है, ठीक है। अगर बात करें फेडरल सिस्टम है, जिस तरीके से केंद्र की सरकार बनती है उसी तरीके से राज्यों की अपनी सरकारें हैं। लेकिन इस पॉइंट के आधार पर इसलिए पूछा जा सकता है कि आपको वर्तमान संविधान पता है कि भारत की जो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था है वो क्या है। लेकिन उस समय जब कैबिनेट मिशन आया था उसका प्रावधान ये था और यही उसका सबसे बड़ा दोष था। अगर बात करें क्रिप्स मिशन की तरह ही कैबिनेट मिशन ने भी भारत को पूरी तरह जो है स्वीकृत किया जा सकता था और ना ही अस्वीकृत। ऐसी व्यवस्था है कि क्रिप्स मिशन को ना तो अस्वीकृत किया जा सकता है क्योंकि क्या है, भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण स्वीकार करना है। दूसरा अस्वीकार क्या था कि केंद्र को दुर्बल रखना और राज्यों को अपना निजी संविधान या राज्यों का अपना संविधान बनाने की बात कहीं ना कहीं भारत में कई टुकड़ों का विभाजन करने की व्यवस्था जो है, जो कैबिनेट मिशन माध्यम से अगर बात करें किन्होंने, लॉर्ड जो एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया था कि आगे चलकर अगर ये दोष को अपना लिया जाता है इस पॉइंट को, तो भारत में कई संविधान अब तक होते। भारत जो भूभाग है उपमहाद्वीप, इसमें आपको दिखाई पड़ते भारतीय उपमहाद्वीप वैसे कई राज्य हैं, कई देश हैं और भी राज्य देश हुआ करते अगर होते। उस समय की व्यवस्था की बात करें कि अगर इस पॉइंट को अपना लिया गया होता तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत में और भी कई देश होते, ऐसी बात कह सकते हैं। आगे हम बात करें इस क्रम में देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के उद्देश्य के संदर्भ में। तो कैबिनेट मिशन, चलिए अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और इसी के साथ दोनों डेट याद रखेंगे, याद रखिएगा ये दोनों डेट आपसे पूछी जाती हैं। पहला है कि ये कब आया भारत, तो 24 मार्च 1946 को। यूपीपीसीएस में खासकर ये डेट का बहुत महत्व रहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और 16 मई फिर इन्होंने क्या किया, 16 मई 1900 कैबिनेट मिशन का जो 1946 का उद्देश्य था अगर देखेंगे तो इस संदर्भ में रखी गई बातों के संदर्भ में संविधान सभा का गठन करना इसका पहला मुख्य उद्देश्य था कि संविधान सभा के गठन करेंगे, भारत का विभाजन, ठीक है, यह गौड़ उद्देश्य था। दो था संविधान सभा का गठन, दूसरा उद्देश्य यह भी था कि भारत का विभाजन, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं अपनी बातों पे अड़ी हुई थी। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के तहत मुस्लिम लीग को भारत के नेताओं ने, या हम बात करें इस कैबिनेट मिशन के तहत इन नेताओं ने मना तो लिया था, ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा, लियाकत अली, जो भारत के अंतरिम भारत सरकार में क्या थे, वित्त मंत्री थे।
अभी उनकी कहानी बताएंगे इस संदर्भ में। दूसरी बात है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ऐसी बात की गई थी कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, जनता के अप्रत्यक्ष, मतलब एक अब डायरेक्ट चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि अभी क्या है, एक संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। इस संदर्भ में तो अप्रत्यक्ष रूप से है, और इस पॉइंट को याद रखेंगे कि इनडायरेक्ट रूप से क्या होगा, जनता के द्वारा जो है निर्वाचित होगा, और निर्वाचन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। याद रखिएगा। आगे इस संदर्भ में देखेंगे कि संविधान सभा का एक सदस्य जो चुना जाएगा कितनी संख्या पे होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा का सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अगर बात करें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर रखेंगे, क्योंकि पॉइंट क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जाएगा। लिखा जाएगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष, इनमें से कौन सा सही है या असत्य है सत्य है, तो प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष लिखा जाएगा, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष लिखा जाएगा। याद रखिएगा। दूसरा है, संविधान सभा का एक सदस्य क्या होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। दूसरा पॉइंट है, और ये कौन सा होगा, ये अप्रत्यक्ष तरीके से ही चुना जाना था। पांचवा पॉइंट अगर या अगले पॉइंट की बात करें कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, इनमें से कौन से 296 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे। 14 सदस्य जो है, इसमें एक पॉइंट है, इसमें ये अलग क्वेश्चन बना हुआ है, कभी राजस्थान स्पेशल आप देने जाएं कि संविधान सभा में जो 1946 में बनी थी, आरपीएससी के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जो बनी थी उसमें वर्तमान का जो राजस्थान है इसके कितने सदस्य थे, तो 14 सदस्य थे। याद रखिएगा इस क्रम में, या इस क्वेश्चन को अगर ना पढ़ना चाहें तो हटा सकते हैं, इस क्रम में बात करेंगे। तो 93 सदस्य मनोनीत होने थे। आप देखेंगे, जो आप देखेंगे कौन से थे, रियासतों से आने थे। याद रखना, ये 93 सदस्यों की बात हो रही है। आगे अगर हम इस क्रम में बात करें, अब इनकी मुख्य बातों को भी देख सकते हैं। तो ब्रिटिश प्रांत और देसी प्रांतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण। याद रखिएगा, भारतीय संघ की बात की जा रही है। भारतीय संघ व्यवस्था को उसी तरह में देख सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था में क्या था, केंद्र और राज्यों के अपने संविधान संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, लेकिन अलग अलग जगह आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं केंद्र मजबूत है संघात्मक व्यवस्था में, आप देखोगे दोनों के जो लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं कैसे हैं, समानता। आप देखेंगे शक्तियों के जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है उसके आधार पर ये लिए गए लक्षण है। बात करेंगे तो भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। और इस क्रम में अगर बात करें, हाँ, तो भारतीय संघ का निर्माण की बात है। याद रखना, इसमें भारतीय संघ के निर्माण की बात है। दूसरा है, भारतीय संघ के अधीन परराष्ट्र नीति की अपनाएं। परराष्ट्र नीति, प्रतिरक्षा, संचार व्यवस्था रहेगी। इस देखेंगे, भारतीय संघ के अधीन रहने वाली चीजें थी परराष्ट्र नीति। दूसरा पॉइंट है प्रतिरक्षा। तीसरा पॉइंट है संचार। ये कहां रह गए, केंद्र के हाथों की बात हो रही है, जिसके लिए आवश्यक धन की भी संघ को जुटाना होगा। तो ऐसी व्यवस्था केंद्र में आज भी आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन सी, प्रतिरक्षा, संचार, परराष्ट्र नीति, ऐसी नीतियां आज भी आपको दिखाई पड़ती हैं। दूसरी बात है, आप देखेंगे इस क्रम में कि भारतीय संघ एक कार्यपालिका के संदर्भ की बात हो रही है। संघ की एक कार्यपालिका और विधानमंडल होगा, ऐसी बात की गई। क्या है, संघ की एक कार्यपालिका और विधानमंडल होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देसी राज्यों के प्रतिनिधि कैसे होंगे, शामिल होंगे। एक बात की गई है, संघ की कार्यपालिका अन्य सभी विषय सरकार के अधीन रहेंगे, ऐसी बात की गई है। दूसरी बात है कि एक विदेश में प्रांतों और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की बात। दूसरी, अगले पॉइंट की ओर बढ़े, प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि अलग शासन संबंधी समूह बनाए। भारत के विभिन्न प्रांतों को 3 समूह में उस समय बांटा गया था, ये सभी लोग जानते हैं। और जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब आप देखेंगे इसमें से कई चीजों को रिप्लेस किया गया था, जो है अगर बात करें तो इस संदर्भ में प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि
कि वो अलग शासन संबंधी समूह बनाए। अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में देखेंगे और भारत के विभिन्न प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया था। पहला क्षेत्र में कौन कौन से रखे गए थे? मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा के संदर्भ में। तीसरा पॉइंट, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब और सिंध, क्योंकि अभी भारत का बंटवारा नहीं हुआ है, ये आप जानते हैं, उस समय ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई थी। अब इस क्रम में आगे देखेंगे तीसरे पॉइंट, तीसरा समूह था अगर बात करें इस संदर्भ में, तो तीसरे पॉइंट के संदर्भ में देखेंगे कि बंगाल और असम, प्रत्येक समूह को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने विषय के संबंध में निर्णय ले, शेष विषय प्रांतीय मंत्रिमंडल के अधीन सौंप दें। ठीक है, कि अपने विषय से संबंधित, जैसे बंगाल और असम के संदर्भ में तीसरा समूह है, बंगाल के जो अपने विषय हैं उस पर निर्णय लेगा, असम अपने निर्णय, बाकी जो सामूहिक है वो एक प्रांतीय मंत्रिमंडल के माध्यम से रहेगा अगर बात करें। तो इस क्रम में आगे देखें तो देखेंगे कि अब अगले पॉइंट के संदर्भ में देखते हैं, देशी राज्यों को जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएंगे, देशी राज्यों द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएंगे उन पर क्या होगा? देशी राज्यों की अधिकार आप देखें बने रहेंगे। और ये भी एक दोष था उस समय के संदर्भ में, देख सकते हैं कि जो विषय उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया देशी राज्यों को, कि जो विषय वो संघ को नहीं सौंपेंगे उन पर देशी राज्यों के, जिसे कहते हैं रियासत के संदर्भ में, तो उनका अधिकार होगा। और इस क्रम में आप देखेंगे भारत की स्वतंत्रता अधिनियम के बाद भी बहुत सारे डिस्प्यूट बने रहे भारत में। तो इस क्रम में आप देखेंगे भारत संविधान का निर्माण की बात होगी, तो संविधान के निर्माण के बाद कहा गया कि ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को सार्वभौम संप्रभुता, और ये भी एक दोष है याद रखना, का अधिकार हस्तांतरित कर देगी भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा अलग रहने के निर्णय देशी राज्य स्वयं करेंगे। तो ये सार्वभौम संप्रभुता उन्हें प्रदान की, कौन को? देशी राज्यों को। इस अधिकार को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया कि या तो भारतीय संघ में शामिल हो जाएं या फिर अपना अलग से संविधान बनाए, देश बनाए, जो भी है, तो उनकी इच्छा पर छोड़ दिया। तो ऐसे दोष आपको दिखाई पड़ते थे। इसी क्रम में आगे अगर बात करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि योजना का जो क्रियान्वयन होगा उसके 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होगा? प्रांतीय विधानमंडल बहुमत द्वारा संविधान की प्रमुख धाराओं पर पुनर्विचार कर सकता है। ऐसा कहा गया कि जो संविधान बनाएंगे वो प्रत्येक 10 वर्ष उस पर क्या होगा? विधानमंडल द्वारा, ये प्रांतीय विधानमंडल है याद रखना, तो प्रांतीय विधानमंडल के बहुमत द्वारा क्या होगा? संविधान पर आप देखेंगे पुनर्विचार की व्यवस्था की गई है। आगे अगर इस क्रम में देखेंगे तो ये भी दिखाई पड़ेगा कि इस योजना पर अगले पॉइंट की ओर अब कैबिनेट मिशन के अन्य बातों की बात होगी कि इस पे हम लोग इस क्रम में हमने चीजों को देखा। अब मोटे मोटे फटाफट पॉइंट देख लेते हैं कि इस संदर्भ में क्या है। संविधान सभा की बैठक दिल्ली में होगी और प्रारंभिक बैठक में अध्यक्ष व पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया जाएगा। इन पॉइंटों के बाद इन चीजों को देखेंगे कि इनकी बैठक दिल्ली में होनी थी और प्रारंभिक बैठक में अध्यक्ष और पदाधिकारियों का चुनाव होगा। और कहा गया प्रांतों के लिए अलग संविधान, हमने इस पे चर्चा भी की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक समूह को अपने संविधान के संबंध में संघ में रहने का निर्णय, इस पे बात की। अगर मोटी मोटी बात करें, केंद्र में अस्थायी सरकार की स्थापना की बात है, याद रखना। और उसमें भारत के प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की बात की गई थी, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और केंद्रीय शासन के सभी विभाग इस प्रतिनिधि के अधीन रहेंगे, वायसराय इसका अध्यक्ष रहेगा। इस संदर्भ में आप देखेंगे कैबिनेट मिशन के इन पॉइंटों पे हम लोग चर्चा किए हैं। दूसरा है कि भारत में क्या है, इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा। इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हो उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक संध भी होनी है। याद रखना, जो मामले बचे रहेंगे उसके लिए आप देखेंगे कौन से, एक संध की व्यवस्था यहां की गई है। आगे देखें इस क्रम में अगर, तो फटाफट चलते हैं दूसरे पॉइंट इस संदर्भ में। इस योजना को अब 1946 को कांग्रेस मुस्लिम दोनों ने इस योजना को स्वीकृति तो दी है,
हिंदू महासमाज साम्यवादी दलों की इन्होंने क्या की, कटु आलोचना की है। अगर हम बात करें कि अब कैबिनेट मिशन के संदर्भ में भारतीय नेताओं का दौर आता है, वो तो योजना के प्लान थे, अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकृति। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पीटी में। अगली पॉइंट की बात करेंगे, हिंदू महासभा साम्यवादी दल ने इसकी आलोचना कर दी और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कि अंतरिम सरकार की स्थापना के प्रश्न पर क्या हुआ, यहीं पर यहां तो स्वीकृति दी किस संदर्भ में, कैबिनेट मिशन, लेकिन अंतरिम सरकार के संदर्भ में जब बात आई तो अंतरिम सरकार में प्रस्थापना के प्रश्न पर क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फिर से क्या हुआ, मतभेद उत्पन्न हो गया। आप देखेंगे यहीं पर आप देखेंगे कि कौन किसके सदस्य रहेंगे अंतरिम सरकार की। मुस्लिम लीग ने यहां दावा किया था, अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के दावे की बात है, तो मुस्लिम लीग ने दावा किया कि वह कांग्रेस के बिना ही अंतरिम सरकार का निर्माण कर लेगी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने ऐसा दावा किया कि अगर कांग्रेस शामिल नहीं होती है तो हम अंतरिम सरकार का निर्माण कर लेंगे, लेकिन वायसराय ने क्या हुआ, लीग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस संदर्भ में अब इस संदर्भ में 1946 की बात आई। यहां याद रखना मुस्लिम लीग ने कहा था, ना कि कांग्रेस ने। इस संदर्भ में 1946 के चुनाव में निर्वाचन के लिए निर्धारित कुल 102 स्थानों में से कांग्रेस को 59 स्थान प्राप्त हुए। एक अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन हुआ, एक चुनाव भी होता 1946 में, निर्वाचन के संविधान सभा के लिए नहीं, एक चुनाव की बात हो रही है, तो मुस्लिम लीग को मात्र 3 स्थान प्राप्त होते हैं। ये चुनाव 1935 के अधिनियम के आधार पर होता है, याद रखना, क्योंकि ये हम चुनाव चले आ रहे थे कि चुनाव के संदर्भ में बात हो रही है। और इसके क्या हुआ, मुस्लिम लीग को इस चुनाव से अब घोर परिणाम, निराशा हुई। एक तरफ मुस्लिम लीग दावा कर रही कि कांग्रेस के बिना अंतरिम सरकार बना लेगी, दूसरी तरफ 1935 के आधार पर जो चुनाव हुए थे अधिनियम के आधार पर, इस पे कांग्रेस को भारी सफलता मिलती है। 102 स्थानों में से 59 स्थान प्राप्त करती है और मुस्लिम लीग को मात्र 30 स्थान प्राप्त हुए। और इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग अब यहीं से भारत विभाजन की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से अड़ जाएगी कि हमको भारत से जो है एक अलग पाकिस्तान का निर्माण चाहिए या पाकिस्तान का भाग अलग चाहिए। 8 अगस्त 1946 की बात करें अगर हम, 8 अगस्त 1946 के दौर आया तो कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया और अंतरिम सरकार बनाने की योजना को स्वीकार कर ली। एक तरफ आप देखेंगे महोदया है, कैबिनेट मिशन ने इस प्रस्ताव को दिया तो इस पे कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए योजना स्वीकार की। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभाल लिया और पंडित नेहरू इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। आप देखेंगे ये पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू हैं, याद रखना। इस संदर्भ में अगर हम आगे बात करें इस संदर्भ में कि वायसराय की सलाह पर आगे बात हुई कि अब मुस्लिम लीग तो रूठ गई थी तो मुस्लिम लीग को मनाना भी था, तो मुस्लिम लीग की सलाह पर मुस्लिम लीग ने क्या किया, अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया। क्योंकि रूठ गई थी, बड़ा मुस्लिम वायसराय ने मनाया कि शामिल हो जाइए, लेकिन सरकार को सहयोग देने के बदले ये हमेशा क्या होता था, उसके कार्य में अड़ंगा डालती रही। जैसे मुस्लिम लीग को मनाया तो मुस्लिम लीग ने लियाकत अली को जो है शामिल किया और लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। अब वित्त मंत्री बनाया गया लियाकत अली साहब को इस माध्यम से। अब हुआ ये कि लियाकत अली किसी योजना के लिए, किसी काम के लिए कोई वित्त ही अलॉट नहीं करते थे और काम को क्या हुआ, जेबी वीटो की तरह उनके जो भी आते थे प्रस्ताव उनके मेज पर सब अटके रहते थे, क्योंकि वो कोई भी प्रस्ताव के तहत क्या वित्त व्यवस्था का अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा था। अगर बात करें जेबी वीटो नहीं, जेबी वीटो की तरह वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें एक पाकिस्तान जिसे कहते हैं भारत विभाजन को कंप्लीट करना था। इस क्रम में देखेंगे कैबिनेट मिशन ने भारत में विभाजन के मार्ग को तैयार कर दिया था। ठीक है, कैसे कर दिया था कि आप जो है कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बहुत सारे दोस्त थे, हमने कहा जैसे क्या किया गया कि देसी रियासतों को उनकी स्वतंत्रता पे छोड़ दिया गया, मुस्लिम लीग को मौका दिया गया। ठीक है, और इस क्रम में आप ये भी देखेंगे बहुत सारी जगह पे कि केंद्र और राज्य संवैधानिक व्यवस्था की जो निर्माण की बात की, उस दोष में कहेंगे कि केंद्र को कमजोर कर दिया और राज्यों को मजबूत कर दिया। कहीं ना कहीं चल के विभाजन की प्रक्रिया में देखेंगे कि
यहां तो कैबिनेट मिशन में अगर दोष की बात होगी तो मुख्य दोष तो यह है कि एक पाकिस्तान की जगह अगर कैबिनेट मिशन योजना की सारी बातों को हूबहू आगे संविधान बनाने वाले निर्माता स्वीकार कर लेते तो आप ये देखेंगे भारत में कई राज्य होते, कई देशों का निर्माण होता, लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने उस समय इन परिस्थितियों का खास ख्याल रखा कि ये इसके दोषों का उस समय आप देखेंगे भारत के संविधान निर्माताओं ने, और भारत में कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत के विभाजन की प्रक्रिया तो पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी थी। अगर हम बात करें इस क्रम में देखेंगे आगे तो इस क्रम में मूल्यांकन पर आ जाते हैं। मूल्यांकन है इसका अगर सीधे सीधे तो मूल्यांकन में कि संविधान सभा लोकतांत्रिक सिद्धांत जनसंख्या पर आधारित थी। ठीक है, संविधान सभा का जो लोकतांत्रिक सिद्धांत था वो कैसा था, जनसंख्या पर आधारित थी। पुराना गुरुत्व का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। और ये क्वेश्चन आपसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, कांग्रेस को खुश रखने के लिए जहां संगठित भारत की व्यवस्था की गई थी, भारत के संघ बनाने की जो प्रक्रिया चली आ रही थी, कब से 1923 से जब प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कब 1928 और लाहौर अधिवेशन के दौरान, लाहौर अधिवेशन से जो प्रक्रिया संघ बनाने की प्रक्रिया भारत सरकार या कांग्रेस ने मान रखी थी कि हमें ऐसे संघ की व्यवस्था चाहिए, उसी संघ को उन्होंने बनाकर दिया था कि कमजोर संघ देंगे और राज्यों को मजबूत कर देंगे। स्वयं ही आप देखेंगे भारत के विभाजन या कहेंगे भारत कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर इस क्रम में देखेंगे तो कांग्रेस को खुश रखने के लिए जहां ब्रिटिश सरकार ने संगठित भारत की व्यवस्था की, वहीं लीग और रियासतों को संतुष्ट करने के लिए केंद्र को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। जो बात अभी मैंने कही यही बात आपके सामने है। आगे देखेंगे इस क्रम में अंतरिम सरकार में समस्त उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप दिया गया। अंतरिम सरकार की बात हुई क्योंकि क्या है, मंत्रिमंडल का भी गठन होता है। संविधान सभा को पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार दिया गया। ठीक है, कहा भारत के संविधान के निर्माण के साथ साथ भारत की शासन नीतियों को भी संचालन में। तो इस क्रम में देखेंगे दूसरा है प्रांतों को गुट बनाने की व्यवस्था अव्यवहारिक एवं दोषपूर्ण थी। जो प्रांतों को एक जिसे कहते हैं प्रांतों के अधिकार दिया गया था स्वतंत्र या, तो उस संदर्भ में उनको गुट बनाने, क्योंकि क्या था, उनको अपना संविधान बनाने की आजादी दी थी। और ये गुट बनाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ये भी याद रखना। अव्यवहारिक एवं दोषपूर्ण थी। इस क्रम में देखेंगे यहां और वहां में अंतर यह था कि वहां के राज्यों ने अपनी स्वेच्छा से एक समूह बनाकर एक संघ का निर्माण किया था और संविधान का निर्माण किया था। इस संदर्भ में आगे चलकर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने वो व्यवस्था का भी सिद्धांत बदल दिया था, याद रखिएगा। लेकिन भारत में ऐसी कोई अभी व्यवस्था नहीं थी। तो भारतीय संविधान में जो प्रणाली थी वो जटिल थी। अगर बात करें इसके मूल्यांकन में, तो इसके मूल्यांकन की बात होगी तो भारत में जो संविधान बनाने की प्रणाली थी वो जटिल थी। अगर बात करें फिर भी मिशन ने क्या किया, फिर भी देखिए जटिल था, फिर भी मिशन ने क्या किया, देशवासियों के बीच एक नई आशा, स्वतंत्रता की प्राप्ति का संचार किया था। क्योंकि इसमें पहली बार किया था कि इस हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण। अगर बात करें तो इस संदर्भ में फलतः सभी दलों ने योजना को स्वीकार कर लिया। इस संदर्भ में आगे अगर हम बात करें तो देखेंगे कि कांग्रेस और लीग दोनों ही क्या है ने स्वीकार किया। हम लोग इसकी बात, परंतु अंतरिम सरकार में हाँ आगे बढ़ते हैं। अब इस योजना के संदर्भ में अगर बात करें तो अब चीजें स्वीकार हुई। इधर हुआ कि नेहरू ने जिन्ना को भी सरकार में सम्मिलित होने के लिए आग्रह, और परंतु वो अपनी जिद पर अटे रहे। ये सीधे मेंस, और 16 अगस्त को उन्होंने क्या किया, सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का निर्णय किया। आप देखेंगे 16 अगस्त को क्या हुआ, 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई के लिए माना जाता है। और इस संदर्भ में ये डेट आपसे पूछी जाती है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना कि ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जाता है कि जिन्ना साहब ने क्या किया था, 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। आगे अगर हम बात करें इस क्रम में तो कलकत्ता में उस समय सरकार जो है लीग सरकार के अधीन था, सैकड़ों की जनसंख्या में अगर बात करें कि इसके बाद क्या हुआ तो देखेंगे कलकत्ता में जो उस समय लीग सीधी कार्रवाई घटना घटी, और सीधी कार्रवाई के साथ जो कलकत्ता में जो सरकार थी वो लीग